हेलो दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार सैनी स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल सूर्य किरण पाठशाला में। दोस्तों, आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं वह है द प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग लर्निंग, जो कि इंग्लिश पेडागोजी का पार्ट है। और इस वीडियो के अंदर हम कंप्लीट जो प्रिंसिपल्स हैं उनके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो देखिएगा दोस्तों, फर्स्ट जो प्रिंसिपल है वो कौन सा है? प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन। अब इसे बोला जाता है चयन का रूल। तो कुल मिला के जो टीचर के लिए और लर्नर के लिए जो लैंग्वेज आइटम को सिलेक्ट किया जाता है वही क्या कहलाता है? प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन कहा जाता है। अब इस सिलेक्शन के दौरान कौन से ऐसे पॉइंट्स है जिनको कंसिडर किया जाता है, वो सारा सब कुछ कौन से प्रिंसिपल में आता है? द प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन में आता है। अब देखिएगा दोस्तों, इसके रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो बना के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड कर दिया गया है, और जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां जाकर आप इसको देखिएगा, क्योंकि इसके रिगार्डिंग एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। सेकंड की बात करें, द प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशन। कौन सा है? द प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशन, यानी कि पद क्रम का या पदानुक्रम का जो नियम है वो कौन सा है, और ये क्या बताता है दोस्तों? ये बताता है जो सिलेक्टेड लैंग्वेज आइटम होता है उसको किस तरीके से इजी बनाया जाए टीचर के लिए और लर्नर के लिए। ठीक है, तो किस प्रकार से उस लैंग्वेज आइटम का ग्रेडेशन किया जाए, ये सारा सब कुछ द प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशन बताता है। और इसके रिगार्डिंग भी मैंने एक वीडियो बनाकर इस चैनल के ऊपर अपलोड कर दिया गया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, क्योंकि इसके रिगार्डिंग भी एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं दोस्तों। अब देखिएगा दोस्तों, यहां से चर्चा करते हैं, क्योंकि ये जो मेन जो प्रिंसिपल्स हैं इनके वीडियोस अपलोडेड है ऑलरेडी इस चैनल के ऊपर। थर्ड की बात करें दोस्तों, तो प्रिंसिपल बोल दो या रूल बोल दो, ठीक है, थियरी बोल दो, सिद्धांत हो गया ना। तो ध्यान देना, प्रिंसिपल ऑफ प्रेजेंटेशन। अब ध्यान देना दोस्तों, प्रेजेंटेशन का जो सिद्धांत, किस तरीके से प्रेजेंट करे लैंग्वेज आइटम को। ठीक है, तो लैंग्वेज आइटम को किस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है इन द क्लासरूम बिफोर द लर्नर, यानी अधिगमकर्ता के सामने क्लासरूम में जो ग्रेडेड या बोल सकते हैं सिलेक्टेड एंड ग्रेडेड जो लैंग्वेज आइटम होता है उसको किस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है, ये सारा सब कुछ किस में आता है? द प्रिंसिपल ऑफ प्रेजेंटेशन में आता है। अब देखिएगा दोस्तों, इसका कुल मिलाकर डायरेक्ट जो संबंध है वो किससे है? टीचर से। किससे है? टीचर से। टीचर से इसका संबंध हो गया। अब ध्यान देना दोस्तों, इस प्रिंसिपल के अंदर टीचर की मॉडल रीडिंग आती है। मॉडल रीडिंग, कोई भी लैंग्वेज आइटम होता है जिसको क्लासरूम में टीचर पढ़ाने जा रहा है और क्लासरूम में किस तरीके से उसको प्रेजेंट कर रहा है, ये सारा सब कुछ इसमें आता है। तो टीचर क्या करता है? कोई भी लैंग्वेज आइटम है उसकी मॉडल रीडिंग करता है क्लासरूम के अंदर। तो मॉडल रीडिंग भी किस में आती है? प्रिंसिपल ऑफ प्रेजेंटेशन में आती है। ठीक है, कुल मिला के ऑरल प्रैक्टिस आ गई। इस ऑरल प्रैक्टिस के अंदर टीचर लर्नर्स को किस तरीके से ऑरली प्रैक्टिस करवाता है, ये भी किसके अंदर आता है? द प्रिंसिपल ऑफ प्रेजेंटेशन के अंदर आता है। जो भी लैंग्वेज आइटम होता है उसकी ऑरल प्रैक्टिस कैसे करवाता है, ये भी इसी के अंदर आता है। मॉडल रीडिंग, जो प्रारूपीय जो उसको पढ़ के बोलता है। ठीक है, शुरुआत में मॉडल रीडिंग क्या होती है? जो टीचर करता है उसको मॉडल रीडिंग कहा जाता है। ठीक है, लैंग्वेज आइटम की। अब देखिए दोस्तों, इसी के अंदर ऑडियो विजुअल एड्स का प्रयोग होता है। ऑडियो विजुअल एड्स होते हैं जैसे जो शिक्षक या बोल सकते हैं टीचिंग एड्स, जो शिक्षण जो सामग्री होती है, शिक्षण सहायक सामग्री होती है, जैसे उनका भी प्रयोग करता है टीचर। किसको सिखाने में? लैंग्वेज आइटम को सिखाने के अंदर अधिगमकर्ता को, लर्नर को। तो ये भी क्या एक प्रेजेंटेशन का ही पार्ट है कि कितने खूबसूरत तरीके से टीचर उसको लैंग्वेज आइटम को क्लासरूम में प्रेजेंट कर पाता है। ये सारा सब कुछ किसके अंदर आता है? द प्रिंसिपल ऑफ प्रेजेंटेशन के अंदर आता है। तो आपको समझ में आ गया होगा, कोई हार्ड नहीं है कि
ये इसका सीधा संबंध किससे होता है? टीचर से होता है। ठीक है, डायरेक्ट जो रिलेशनशिप है, हालांकि रिलेशनशिप तो लर्नर से भी है, लेकिन डायरेक्ट रिलेशनशिप किससे है? टीचर से है। टीचर जो फर्स्ट रीडिंग करता है उसको बोला जाता है मॉडल रीडिंग, बाद में लर्नर करते हैं रीडिंग लैंग्वेज के अंदर। इस तरीके से ऑरल प्रैक्टिस करवाता है, और बोल सकते हैं टीचिंग एड्स। जो भी लैंग्वेज के अंदर टीचिंग एड्स काम में लेता है वो भी इसी के अंदर आते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थर्ड की बात करें, फोर्थ की बात करें, द प्रिंसिपल ऑफ टेस्टिंग। अब ध्यान देना, टेस्टिंग का मतलब कुल मिला के मूल्यांकन का एक रूल हो गया, मूल्यांकन का नियम। ठीक है, मूल्यांकन का नियम, टेस्ट का नियम बोल सकते हो। अब ध्यान देना, इस नियम के आधार पे ये जो नियम है या प्रिंसिपल है, ये टीचर और लर्नर दोनों से बिलोंग करता है, दोनों से ये संबंध रखता है। ये किस तरीके से दोस्तों? टीचर तो जो अडॉप्टेड टीचिंग टेक्निक के बारे में पता लगा लेता है। टीचर के द्वारा क्लासरूम में जो अडॉप्टेड, जो स्वीकार की गई जो टीचिंग टेक्निक है वो सक्सेसफुल है या नहीं है, इसका पता लग जाता है किसको? टीचर को। ठीक है, अगर टेस्ट के बाद में बच्चों के अच्छी प्रोग्रेस है, अच्छी स्कोरिंग हो रही है, अच्छी मार्किंग हो रही है, तो टीचर को अच्छे से पता चल जाता है कि हाँ, जो उसने जो टीचिंग स्ट्रैटेजी या टीचिंग जो टेक्निक या टीचिंग जो मेथड जो काम में लिया है, टीचिंग मेथड, वो सक्सेसफुल है या नहीं है उस क्लासरूम के अंदर, ये टीचर को पता लग जाता है। और स्टूडेंट्स को भी पता चल जाता है कि उनको कौन से भाग में ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है और कौन सा भाग उनका वीक है। तो ध्यान देना, नाम से ही पता चल रहा है, कोई हार्ड तो है नहीं, तो नाम कम से कम आपके दिमाग में होने चाहिए। अगर फिफ्थ की बात करें, प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मोटिवेशन क्या है? अभिप्रेरणा या प्रेरणा बोल दो इसको। अब मोटिवेशन की बात करें तो मोटिवेशन क्या करता है? ये क्या करता है? पुशअप करता है एक्ट को, लर्निंग एक्ट को क्या करता है? पुशअप करता है कि सीखने की जो क्रिया होती है, सीखने के अधिगमकर्ता के लिए जो सीखने की क्रिया होती है उसको शुरू करने वाला जो कारक होता है, ठीक है, वो क्या कहलाता है? मोटिवेशन कहलाता है। ठीक है, मोटिवेशन वह फैक्टर है जो कि एक्ट ऑफ लर्निंग को क्या कर देता है? स्टार्ट कर देता है। ठीक है, एक्ट ऑफ लर्निंग को क्या कर देता है? स्टार्ट कर देता है। इससे क्या होता है? स्टार्ट एक्ट ऑफ लर्निंग। कोई भी सेलेक्टेड लैंग्वेज आइटम है या ग्रेडेड लैंग्वेज आइटम है, उसको अगर लर्नर्स को सीखना है तो शुरुआत में मोटिवेट किया जाता है। तो जो मोटिवेशन जो होता है वह एक तरीके से वह कारक होता है जो कि अधिगम की जो क्रिया है उसकी शुरुआत कर देता है, उसकी शुरुआत करवाता है। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है? प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन कहलाता है। तो मोटिवेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये एजुकेशनल साइकोलॉजी में एक टॉपिक भी है और आपको बेसिक तो पता ही होगा। नेक्स्ट की बात करते हैं, 6th नंबर, द प्रिंसिपल ऑफ पर्पज। अब ध्यान देना, टीचर और लर्नर, टीचर जो टीचिंग करवाता है तो टीचिंग का क्या पर्पज है, उस पर्पज को वो फिक्स करता है। जो भी लैंग्वेज आइटम पढ़ा रहा है टीचर, लैंग्वेज आइटम पढ़ाता है। अब लैंग्वेज आइटम का पहला सिलेक्शन होगा, देन ग्रेडेशन। तो जो सिलेक्टेड या ग्रेडेड जो मैटर होता है उसको प्रेजेंट करता है क्लासरूम के अंदर, प्रेजेंटेशन हो गया इस तरीके से। तो इन क्रियाओं से पहले, जो इन तीनों क्रियाओं से या जो भी क्रियाएं, इनसे पहले कौन सा प्रिंसिपल लिया जाता है? द प्रिंसिपल ऑफ पर्पज। टीचर को ये पता होना चाहिए कि किस पर्पज से मैं ये लैंग्वेज आइटम पढ़ा रहा हूँ, क्या उद्देश्य है इसका। तो पर्पज हमेशा अर्ली एज के अंदर फिक्स किया जाता है, सॉरी अर्ली स्टेज के अंदर, जो प्रारंभिक जो इनिशियल स्टेज होती है, इसी के अंदर ही पर्पज या उद्देश्य, पर्पज बोल दो या उद्देश्य बोल दो, उद्देश्य को क्या किया जाता है?
फिक्स किया जाता है। तो टीचर फिक्स करता है और अधिगमकर्ता भी जो सीख रहा होता है वो भी अपना उद्देश्य क्या कर लेता है, फिक्स कर लेता है कि इस लैंग्वेज आइटम को सीखने का क्या उद्देश्य है। तो ये ही बताता है द प्रिंसिपल ऑफ पर्पज। अगर बात करें सेवंथ की तो ध्यान देना दोस्तों, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरलनेस। अब प्रिंसिपल ऑफ नेचुरलनेस क्या है, यानी कि नेचुरलनेस जिसमें या बोल सकते हैं एक नियम, प्राकृतिक नियम बोल सकते हैं। प्राकृतिक नियम किसका, टीचिंग लर्निंग का, ठीक है, प्राकृतिक नियम। अब प्राकृतिक नियम क्या है, ध्यान देना दोस्तों, इसको समझ लो। टीचर सिलेक्टेड या ग्रेडेड लैंग्वेज आइटम को क्लासरूम के अंदर किस तरीके से पढ़ाए, ठीक है। तो ध्यान देना, वो अगर ये प्रिंसिपल यूज ले रहा है, कौन सा, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरलनेस, और हालांकि लैंग्वेज के अंदर सभी टीचर इसको काम में लेते हैं, ठीक है, तो वो कौन सा है, इसमें LSRW रूल काम में लिया जाता है। LSRW रूल काम में लिया जाता है, या ये जो 4 स्किल होती हैं लैंग्वेज की, 4 स्किल्स होते हैं ना, इनको डेवलप स्टेप वाइज स्टेप किया जाता है, स्टेप वाइज स्टेप किया जाता है। कैसे, स्टार्टिंग में जो लर्नर होता है वो सिर्फ सुनता है, ये लिसनिंग, एल का मतलब क्या होता है, लिसनिंग, स्पीकिंग, ये क्या हो गया, रीडिंग, और ये क्या है, राइटिंग, ठीक है। तो ये 4 स्किल हैं। तो पहले लिसनिंग को फोकस किया जाता है, तो लर्नर क्या करेगा, सिर्फ टीचर को सुनता है इन द क्लासरूम। इन द क्लासरूम जो टीचर क्या करता है, जैसे मैंने बोला प्रिंसिपल ऑफ प्रेजेंटेशन में टीचर मॉडल रीडिंग करता है, तो जो लर्नर होता है इनिशियल स्टेज में सिर्फ सुनता है टीचर किस तरीके से बोल रहा है, तो वो क्या लर्निंग कैपेसिटी डेवलप करता है, ये एक लैंग्वेज स्किल डेवलप हो जाती है उसकी। उसके बाद में वो जैसे टीचर बोलता है, तो एक अभी मैं बताऊंगा आगे, इमिटेशन के थ्रू क्या उसको बोलने लग जाता है, इमिटेशन के थ्रू बोलने लग जाता है। तो स्पीकिंग हो गया, देन फिर रीडिंग के ऊपर फोकस करता है, फिर राइटिंग के ऊपर, ठीक है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। इस पद क्रम में क्या लैंग्वेज आइटम को सिखाया जाता है, पहले लिसनिंग, फिर स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। तो अगर इस पद क्रम में लैंग्वेज आइटम को सिखाया जा रहा है, ठीक है, लैंग्वेज आइटम मतलब इंग्लिश का जो भी लैंग्वेज आइटम है उसको सिखाया जा रहा है इस पदक्रम में, तो उसे बोला जाता है द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरलनेस। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। आगे और बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, जो नेक्स्ट प्रिंसिपल है वो कौन सा है, द प्रिंसिपल ऑफ हैबिट फॉर्मेशन। अब देखिएगा दोस्तों, इस रूल में जो लर्नर की क्या बनाई जाती है, हैबिट बनाई जाती है, हैबिट फॉर्म की जाती है, आदत का निर्माण किया जाता है इस प्रिंसिपल के द्वारा। अब हैबिट कैसे होगी भाई, आदत किस तरीके से बनती है, तो ये बाय प्रैक्टिस, या बोल सकते हैं बाय ड्रिल्स, ठीक है, अभ्यास के द्वारा। तो टीचर क्या करता है क्लासरूम के अंदर लर्नर से ज्यादा अभ्यास करवाता है, प्रैक्टिस करवाता है, जो भी लैंग्वेज आइटम होता है, लैंग्वेज कंटेंट होता है, उसका क्या प्रैक्टिस करवाता है। तो वो प्रैक्टिस क्या, ओरल प्रैक्टिस भी हो सकता है, हैबिट फॉर्मेशन है ना, इसमें ओरल भी है और राइटिंग भी, मतलब जो भी ओरल है, राइटिंग है, सभी प्रकार की क्या करवाता है, प्रैक्टिस करवाता है टीचर, और बच्चे भी ज्यादा से ज्यादा बच्चों से प्रैक्टिस करवाता है। तो ये बाय ड्रिल्स का मतलब अभ्यास, कोई ज्यादा से ज्यादा उनको क्या दे देगा, क्वेश्चनिंग करेगा, ठीक है। अगर क्लासरूम में है, अगर वो ओरल ड्रिलिंग करवा रहा है तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों से बुलवाएगा, खुद भी बोलेगा, बच्चों से बुलवाएगा, तो बार बार अभ्यास करवाएगा। तो बार बार अभ्यास होने के बाद में बच्चों में क्या हो जाता है, हैबिट फॉर्मेशन हो जाती है, आदत का निर्माण हो जाता है। तो आदत का निर्माण किसके द्वारा कैसे होता है, बाय प्रैक्टिस या बाय ड्रिल्स के द्वारा, ठीक है, अभ्यास के द्वारा हैबिट फॉर्मेशन होता है। टीचर भी करता है, टीचर करवाता है लर्नर्स से, ठीक है, प्रैक्टिस करवाता है, ड्रिल्स करवाता है, ठीक है, बहुत सारे टेस्ट देता है टीचर, प्रैक्टिस करवाता है, ओरल भी है, राइटिंग भी है, ठीक है, दोनों।
नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों 9 नंबर प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट। अब ध्यान देना, ये प्रिंसिपल ये बोलता है दोस्तों कि टीचिंग लर्निंग में इंटरेस्ट का होना आवश्यक है। ठीक है, तो टीचर क्या करेगा, बच्चों में इंटरेस्ट को डेवलप करेगा। टू डेवलप इंटरेस्ट इन लर्नर्स फॉर एल आई लिख रहा हूं, लैंग्वेज आइटम। ठीक है, जो भी लैंग्वेज आइटम टीचर सेलेक्ट कर रहा है उसके अंदर इंटरेस्ट को डेवलप करेगा टीचर, तभी तो लर्नर क्या करेगा, उसको लर्न कर पाएगा। तो इंटरेस्ट को डेवलप करने का जो प्रोसेस होता है बाय टीचर के द्वारा, वो सारा का सारा सब कुछ किसके अंदर आता है, द प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट के अंदर आता है। ठीक है, अब ध्यान देना, कैसे भी टीचर क्या हो सकता है कि टीचिंग एड के थ्रू हो सकता है, कोई स्टोरी के थ्रू प्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, लैंग्वेज आइटम को, या फिर इस प्रकार से कोई सोशल करंट इवेंट हुआ है जो बच्चों को पता है, जो फॉर्मल नॉलेज है उससे जोड़कर पढ़ा रहा है। इंटरेस्ट पैदा कैसे करेगा, इंटरेस्ट का सबसे ज्यादा यूज में लिया जाता है टीचर्स के द्वारा, वो कॉम्युलेटिव वे है, संचयी जो तरीका होता है उससे लर्नर्स के अंदर टीचर क्या करता है, इंटरेस्ट जनरेट करता है। वो कैसे करेगा, जो लर्नर्स का जो फॉर्मल नॉलेज होता है, जो विद्यमान जो ज्ञान होता है उसको यूटिलाइज करेगा नए ज्ञान देने के लिए, कि भाई किस हद तक ये इनको पता है, और फिर नया ज्ञान उनको प्रोवाइड करने की कोशिश करेगा ताकि वो आसानी से लर्न कर सके। और उसी तरीके से लैंग्वेज आइटम को सिलेक्ट करता है ताकि उसमें क्या, लर्नर्स में इंटरेस्ट डेवलप हो, और इंटरेस्ट डेवलप होगा, वो लैंग्वेज आइटम आसानी से समझ में आ जाएगा, और वो लैंग्वेज आइटम दूसरे जो अदर जो लैंग्वेज आइटम है उसको ग्रहण करने का बेस बन जाता है, आधार, वो फिर वो ज्ञान बन जाता है इस तरीके से। तो समझ में आ गया होगा द प्रिंसिपल इंटरेस्ट क्या बोलता है। ये मेन चीजें आपको याद रखनी है, ज्यादा हार्ड नहीं है आपको कि एक दे देगा कोई ना कोई, मान लो प्रिंसिपल्स के बारे में तो कोई गुण धर्म दे देगा, इसका संबंध कौन सी प्रिंसिपल से है, ऑप्शन दे देगा आपको अलग अलग, 4 ऑप्शन दे दिया, जिससे है टिक करना, इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे। तो अगर आपकी समझ है कि कौन सा प्रिंसिपल क्या बोलना चाहता है एग्जैक्टली, क्योंकि लिखवाने में तो बहुत कुछ लिख सकते हो आप, ठीक है, बहुत सारी बुक्स हैं, बहुत सारा भंडार है, रट सकते हो, लेकिन अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है इनमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कैसे भी क्वेश्चन को तोड़ मरोड़ के अगर जो एग्जामिनर है पेश करेगा तो आप उसको इजीली सॉल्व कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों 10 नंबर में क्या है, प्रिंसिपल ऑफ मल्टीपल लाइन अप्रोच। अब ध्यान देना, मल्टीपल का मतलब होता है बहुत सारी, अप्रोच का मतलब दृष्टिकोण। तो कोई एक ऐसा रूल जिसमें दृष्टिकोण क्या है, बहुत सारे दृष्टिकोण से क्या करवाया जाता है, टीचिंग करवाई जाती है या लर्निंग की जाती है। अब ध्यान देना, एक सिंगल, इसको ये समझना, टू सॉल्व वन प्रॉब्लम बाई अटैकिंग मल्टीपल साइड्स। लैंग्वेज आइटम एक ही होगा, स्पेसिफिक होगा, जो कि पहले से टीचर के द्वारा सिलेक्टेड है, ग्रेडेड है, उसको पढ़ाना है। अब ध्यान देना, वो बच्चों के लिए क्या है, समस्या है कि किस तरीके से इसको सीखें, या टीचर के लिए भी समस्या है कि किस तरीके से बच्चों को सिखाएं ये लैंग्वेज आइटम। मान लो कोई हार्ड लैंग्वेज आइटम है, ये स्पेशली जो हार्ड लैंग्वेज आइटम है उसके लिए प्रिंसिपल काम करता है वैसे, लेकिन ये सभी के लिए है। कुछ टीचर क्या मल्टीपल लाइन आदत में होते हैं इस प्रिंसिपल को यूज लेने में। तो ध्यान देना, एक कोई लैंग्वेज आइटम है या एक प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व कराए टीचर, कैसे, बहुत सारी साइड से, बहुत सारी दिशाओं से। तो उसको क्या बोल सकते हैं, समस्या तो एक ही है, लेकिन जो डायरेक्शंस हैं, जो दृष्टिकोण हैं, उस समस्या को सुलझाने के वो बहुत सारे हैं। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, द प्रिंसिपल ऑफ मल्टीपल लाइन
अप्रोच कहा जाता है। ठीक है, कोई लर्नर है, उसको कोई समस्या हो रही है कोई लैंग्वेज आइटम को सीखने की, तो टीचर क्या मल्टीपल लाइन अप्रोच काम में लेता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कोई हार्ड है नहीं ये। अब ध्यान देना दोस्तों, ये वाला प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन। द प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन, इमिटेशन का मतलब होता है अनुसरण। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, हालांकि सारे इंपॉर्टेंट है, कैसे भी पूछ लेता है एग्जामिनर, उनकी मर्जी है वो। तो प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन क्या बोलता है, अनुसरण का जो नियम है या सिद्धांत है, ये क्या बोलता है, ध्यान देना दोस्तों। जो प्राइमरी लेवल के ऊपर, जो प्राइमरी लेवल स्टूडेंट्स होते हैं, जो शुरुआत में स्कूल में जाते हैं, या फिर बोल सकते हैं घर के अंदर जो लर्निंग होती है बच्चों की, उसके बारे में भी मान लो आपको ऐसे पूछ ले, शुरुआत में कोई भी लैंग्वेज कोई बच्चा सीखता है तो कौन से प्रिंसिपल के आधार पे सीखता है। ठीक है, फर्स्ट जो टीचर होती है वो बच्चे की कौन होती है, उसकी मदर होती है, माता होती है। तो माता से ही सब कुछ सीखता है बच्चा। अब माता से किस तरीके से सीखेगा, बाय इमिटेशन। बाय इमिटेशन कैसे, अनुसरण की क्रिया के द्वारा सीखेगा, अनुसरण के नियम के द्वारा। माता जैसे बोलेगी बच्चा वैसे कि वैसे उसको कॉपी करने की कोशिश करेगा। अनुसरण का मतलब टू कॉपी। अगर वो प्यार से बात करती है और सही तरीके से उससे, मतलब माता का जो वे ऑफ टॉकिंग होता है वो हुबहू बच्चा कॉपी करता है उसको। ठीक है, तो भाषा को सीखने का सबसे पहला स्टेज है कौन है, कौन सा है, इमिटेशन है। ठीक है, मदर की बात नहीं करा, फादर को भी कॉपी करता है बच्चा, मदर के पास में ज्यादा रहता है इसीलिए मदर को कॉपी करता है, फादर को कॉपी करता है, घर के मेंबर्स को कॉपी करता है। ठीक है, तो शुरुआत में लैंग्वेज को लर्न करने का जो तरीका होता है वो क्या है, इमिटेशन है। छोटे जो मैं बोल रहा हूं जो प्राइमरी लेवल के बच्चे होते हैं उनकी बात कर रहा हूं। तो एट द प्राइमरी लेवल जो लर्नर होता है वो कौन से प्रिंसिपल के थ्रू लैंग्वेज आइटम को लर्न करता है, तो आपको वहां आंसर क्या होगा, थ्रू इमिटेशन, थ्रू इमिटेशन। ठीक है, थ्रू क्या करता है, इमिटेशन। ध्यान देना दोस्तों, एट द प्राइमरी लेवल। ठीक है, अब नेक्स्ट की बात करें 12 नंबर, प्रिंसिपल ऑफ प्रोवाइडिंग कंडीसिव एनवायरमेंट। अब ध्यान देना, कंडीसिव एनवायरमेंट का मतलब क्या होता है भाई, टीचर क्या है इन द क्लासरूम, क्लासरूम में टीचर अगर बच्चों को या लर्नर्स को, बच्चे बोल दो या लर्नर्स बोल दो, अधिगमकर्ता बोल दो, उनको अगर कंडीशनिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाता है तो उनके लिए लर्निंग क्या हो जाएगी, इजी हो जाएगी, और टीचर के लिए टीचिंग क्या हो जाएगी, इजी हो जाएगी। तो टीचर क्या करता है क्लासरूम की वाइल टीचिंग, या बोल सकते हैं क्लासरूम में इस प्रकार का एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, इस प्रकार का एनवायरनमेंट क्रिएट करता है ताकि उसको पढ़ाना आसान हो जाए और बच्चों को सीखना आसान हो जाए। अब इसमें क्या करता है टीचर, ज्यादातर रियल लाइफ सिचुएशन को काम में लेता है। किसको क्रिएट करता है टीचर, रियल लाइफ सिचुएशंस को क्रिएट करता है वाइल टीचिंग, टीचिंग के दौरान। अब रियल लाइफ सिचुएशन क्या होती है, रियल लाइफ से डायरेक्टली नहीं जोड़ रहा, असल जिंदगी में जिस प्रकार की सिचुएशंस होती है उस प्रकार की सिचुएशन किसमें क्रिएट करने की कोशिश करेगा, वो क्लासरूम में क्रिएट करने की कोशिश करता है, ताकि बच्चा क्या है उस विषय वस्तु या लैंग्वेज आइटम को आसानी से सीख ले। ठीक है, और टीचिंग की टीचर के लिए भी वो लैंग्वेज आइटम पढ़ाना क्या आसान हो जाए। इसी को बोला जाता है द प्रिंसिपल ऑफ प्रोवाइडिंग कंडीसिव एनवायरनमेंट। समझ में आ गया, और इस प्रकार का माहौल भी रखे, माहौल क्लासरूम का, कि लर्नर्स के लिए वो क्या हो, इजी हो। अब देखिएगा दोस्तों नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ लिंकिंग विद लाइफ, ये भी है नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ लिंकिंग विद लाइफ। अब टीचर क्या करता है, जिंदगी से जोड़कर बच्चों को सिखाता है, जिंदगी से, तो जिंदगी से रियल लाइफ सिचुएशन नहीं बोल रहा, एक असल जिंदगी की परिस्थिति क्रिएट करता है क्लासरूम के अंदर, लेकिन उनकी सीधी जिंदगी से जोड़कर
कुछ सिखाता है बच्चों को सीधी जिंदगी जैसे वो जीते हैं, ठीक है, और उन्हीं जिंदगी के माध्यम से उनको कोई ना कोई लाइफ एक्टिविटीज के माध्यम से उनको कोई ना कोई लेसन देना चाहता है टीचर। तो कौन सी प्रिंसिपल के द्वारा देता है? प्रिंसिपल ऑफ लिंकिंग विद लाइफ, जिंदगी से जोड़कर, ठीक है, जिंदगी से जोड़कर उनको लेसन देता है या फिर वो लैंग्वेज आइटम उनको सिखा देता है। ये भी जिंदगी है, यहाँ तो असल जिंदगी की सिचुएशन क्रिएट करता है, यहाँ असल जिंदगी से जोड़कर, ठीक है। अब देखिए 14 नंबर, प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शन, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अनुपात, समान अनुपात, प्रोपोर्शन ये अनुपात का जो थियरी है, अनुपात का जो नियम है, ये क्या बताता है टीचिंग लर्निंग के अंदर दोस्तों, कि टीचर जो भी लैंग्वेज आइटम सिलेक्ट करता है या जो सिलेक्टेड होता है या ग्रेडेड होता है, उसको उस तरीके से क्लासरूम में पढ़ाया जाना चाहिए जिसमें समान अनुपात से LSRW पर फोकस हो सके। ये 4 स्किल होती हैं लैंग्वेज आइटम किसी भी लैंग्वेज की, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। इन चारों स्किल्स के ऊपर इक्वल क्या हो? एम्फेसाइज हो। इनके ऊपर क्या हो? इक्वल एम्फेसाइज। इनके ऊपर बराबर बल दिया जाना चाहिए टीचिंग के दौरान, ठीक है। तो ये जो प्रिंसिपल क्या बोलता है टीचर को, ये चारों स्किल्स है, जैसे लिसनिंग है, स्पीकिंग है, रीडिंग और राइटिंग है, इन चारों स्किल्स के ऊपर बराबर या समान अनुपात में क्या देना चाहिए? टीचर को बल देना चाहिए। यही प्रिंसिपल ये बताता है, द प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शन। समझ में आ गया होगा। वैसे देखो ये स्किल, जैसे 2 प्रकार की स्किल होती है, एक तो रिसेप्टिव और एक प्रोडक्टिव। तो दोनों प्रकार की जो स्किल्स हैं उनके ऊपर बराबर क्या बल देना चाहिए, किसके द्वारा? टीचर के द्वारा। तो ये 4 स्किल होगी, भाषा की 4 स्किल होती है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। इन चारों के ऊपर अगर टीचर पढ़ाने के दौरान समान प्रकार का बल देता है, समान अनुपात में पढ़ाता है, इनका विकास समान अनुपात में होता है बच्चों में, तो वो प्रिंसिपल क्या कहलाता है? प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शन कहलाता है। आई होप यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, जो शेष बचे हुए जो प्रिंसिपल्स हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। अब नेक्स्ट वन देखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट वन है द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्क्रीटनेस। अब ध्यान देना दोस्तों, कॉन्क्रीटनेस का मतलब है मूर्त का नियम, ठीक है। तो इस नियम या सिद्धांत के आधार पर जो टीचर है वो टीचिंग लर्निंग को किस तरीके से आसान बनाता है, ठीक है। वो किस तरीके से वह लैंग्वेज आइटम पहले लेता है वो जो कि क्या हो? कॉन्क्रीट हो। कॉन्क्रीट को पहले लेगा, मूर्त को, और फिर अमूर्त को। पहले कौन सा लेगा? कॉन्क्रीट, और फिर लेता है एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है। अब मैंने पहले भी वीडियोज में बताया है मूर्त क्या होता है, या जिसे कॉन्क्रीट लैंग्वेज आइटम क्या होता है, जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं। वो इस प्रकार का लैंग्वेज आइटम क्या होता है? कॉन्क्रीट कहलाता है, ठीक है। या जिसे बाय एक्शन हम कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से कुल मिला के जो जिसे देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो कॉन्क्रीट कहलाता है। और जिसे हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं, वो क्या कहलाता है? एब्स्ट्रैक्ट लैंग्वेज आइटम कहलाता है। अब ध्यान देना, कॉन्क्रीट लैंग्वेज आइटम क्या होता है? जो ऐसा सामान जो हमारे घर पे पड़ा है, टीवी, रेडियो, ठीक है, जो भी है, ठीक है, साइकिल है, मोटरसाइकिल है, कार है, बाइक है, जो कुछ भी है, और स्कूल में जो भी लैंग्वेज आइटम सामने पड़ा होता है जिसे छू सकते हैं, देख सकते हैं, वो सारा का सारा किस में आता है? कॉन्क्रीट के अंदर। और एब्स्ट्रैक्ट के अंदर क्या आता है? जो हमारे इनसाइड होता है, अंदर जो हमारे भावों, इमोशन से संबंध रखता है, जैसे सोरो है, हैप्पीनेस है, सैडनेस है, ठीक है, जैसे दुख है, सुख है, ये सारे के सारे क्या हैं? इस प्रकार का लैंग्वेज आइटम जो कि बोल सकते प्यार है, ठीक है, प्यार है, स्नेह है, ये सारा का सारा लैंग्वेज आइटम क्या है? एब्स्ट्रैक्ट होता है, अमूर्त होता है। तो ये तो होता है सरल,
और ये होता है हार्ड, बच्चों को सिखाना। तो शुरुआत में बच्चों को किस तरीके से लैंग्वेज आइटम को सिखाया जाना चाहिए, जो कॉन्क्रीट है, जो सामने है, उसी को सिखाया जाना चाहिए। जब वो सीख जाते हैं बच्चे, तो बाय एक्शंस, एक्शन करके, या बाय जेस्टर्स एंड पोस्चर, हाव भाव के द्वारा कौन सा लैंग्वेज आइटम सिखाया जाता है, एब्स्ट्रैक्ट, अमूर्त। तो ये प्रिंसिपल यही बोलता है। तो आपको, आप लोगों को समझ में आ गया होगा द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्क्रीटनेस, कॉन्क्रीटनेस क्या है। 16 की बात करें, प्रिंसिपल ऑफ एक्यूरेसी एंड करेक्टनेस। अब ध्यान देना दोस्तों, एक्यूरेसी और करेक्टनेस, ठीक है। एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है कि कोई कमी नहीं रहे, गलती नहीं रहे, ठीक है। तो बोल सकते हैं शुद्ध, एक्यूरेसी का मतलब शुद्धिकरण, एकदम शुद्ध। तो कोई भी लैंग्वेज आइटम है उसका शुद्धिकरण करना। अब वो शुद्धिकरण कैसा हो सकता है, ओरली भी हो सकता है, ओरल एंड राइटिंग दोनों में। ये प्रिंसिपल बोलता है, ये प्रिंसिपल कहता है कि कोई भी जो सिलेक्टेड या ग्रेडेड लैंग्वेज आइटम है वो ओरली या राइटिंग में क्या होना चाहिए, लर्नर्स के लिए, या जो लर्नर लर्न कर रहे हैं वो उसको किस तरीके से सीखें, एक्यूरेट सीखे और एक्यूरेसी से सीखें। तो वो कैसा कैसा प्रिंसिपल है, द प्रिंसिपल ऑफ एक्यूरेसी एंड करेक्टनेस है। अब देखो इसमें ओरल में क्या हो गया, बोलना हो गया, स्पीकिंग। तो स्पीकिंग में प्रोनाउंसिएशन अच्छा होना चाहिए स्टूडेंट्स का, जो लर्नर्स है, ठीक है। तो प्रोनाउंसिएशन है, डिक्टेशन है, रिदम वगैरह जो भी है इसके ओरल से संबंधित, वो सारा का सारा अच्छे तरीके से होना चाहिए। राइटिंग में देखा जाए तो सेंटेंस में कोई शुद्धि नहीं होनी चाहिए, अशुद्धि नहीं होनी चाहिए, कोई भी एरर नहीं होनी चाहिए सेंटेंस के अंदर। ग्रामर के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू ग्रामर या व्याकरण के अनुसार कोई अशुद्धि नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ओरल हो चाहे राइटिंग हो। बात करते हैं करेक्टनेस की। अब टीचर क्या करता है, जो ही जो लैंग्वेज आइटम है लर्नर सीख रहा होता है, जब भी कोई मिस्टेक करता है, चाहे बोलते वक्त कर रहा है चाहे लिखते वक्त कर रहा है, टीचर उसी वक्त उसको सही करवा देता है, ऑन टाइम उसको उसी वक्त सही करवा देता है। तो ये क्या कहलाता है, करेक्टनेस कहलाता है। तो कुल मिला के क्या है, प्रिंसिपल ऑफ एक्यूरेसी एंड करेक्टनेस। समझ में आ गया होगा। ओरल का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, प्रोनाउंसिएशन है, डिक्टेशन वगैरह, इसके बारे में। 17 की बात करें, प्रिंसिपल ऑफ रेनफोर्समेंट। ये क्या है, पुनर्बलन। पुनर्बलन की बात करें तो ये प्रिंसिपल बताता है कि टीचिंग लर्निंग के लिए पुनर्बलन की आवश्यकता होती है। पुनर्बलन क्या होता है, वह कारक है जो कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को क्या कर दे, फास्ट कर दे। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को क्या कर दे, फास्ट कर दे, उसको फोर्स कर दे, ठीक है, रेनफोर्स है ना। तो कुल मिला के वह कारक जो टीचिंग लर्निंग को क्या कर दे, फास्ट कर दे, एक्टिव कर दे, उस कारक को क्या बोला जाता है, पुनर्बलन कहा जाता है, ठीक है। अब पुनर्बलन भी किस तरीके से दिया जाता है टीचर के द्वारा स्टूडेंट्स को। मान लो कोई टीचर क्या अच्छे से कोई स्पेलिंग है वो सही लिख के आ रहा है तो उसको शाबाशी दे दी। कोई बच्चा प्रोनाउंसिएशन अच्छा कर रहा है तो उसको शाबाशी दे दी, या चॉकलेट दे दिया, इस तरीके से, ठीक है। शाबाशी देना, चॉकलेट देना, उसकी थोड़ी अप्रिसिएशन कर देना, इस प्रकार की जो है वो सारा का सारा क्या है, सकारात्मक पुनर्बलन है, ठीक है। पुनर्बलन दो प्रकार का होता है, सकारात्मक और नकारात्मक, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है। तो पॉजिटिव में जो टीचिंग लर्निंग बढ़ जाएगी और नेगेटिव में क्या, डाउन हो जाएगी। और पॉजिटिव क्या है, प्रशंसा करना, किसी को पुरस्कार दे देना, ठीक है, पैसे दे देना, ये सारा का सारा क्या है, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट में आता है, सकारात्मक। नेगेटिव में क्या है, उसकी आलोचना कर देना, उसको नजरअंदाज कर देना, उसको दंडित करना, हालांकि पनिशमेंट भी नकारात्मक में ही होता है। तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को इसमें क्या बोला जाता है, प्रिंसिपल ऑफ फोनोलॉजी। अब ध्यान देना दोस्तों, ये प्रिंसिपल ऑफ फोनोलॉजी क्या बोलता है, ये
स्पीच से इसका सीधा संबंध होता है कि इस प्रिंसिपल के द्वारा लर्नर्स में क्या डेवलप किया जाता है, डेवलपमेंट ऑफ स्पीच। ठीक है, टीचर क्या करता है, लर्नर्स में किसको डेवलप करवाता है, स्पीच को। ठीक है, बोलने की जो कला है, स्पीच है, उसको करता है, डेवलप करवाता है। ठीक है, कौन करवाता है, टीचर स्टूडेंट्स में। समझ में आ गया होगा। ये जो स्पीच जो एबिलिटी है, ये आगे लर्निंग के लिए, लैंग्वेज आइटम को लर्न करने के लिए क्या एक एज ए प्लेटफॉर्म के रूप में काम करता है। ठीक है, एज ए बेस के रूप में काम करता है, क्योंकि अगर स्पीच अच्छा है तो उसकी धीरे धीरे समझ, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी और वो क्या रिसेप्टिव होता जाएगा लैंग्वेज आइटम को ग्रहण करने में। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ फोनोलॉजी किसको डेवलप करना, स्पीच एबिलिटी को डेवलप करना। बात करते हैं 19 की, प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज एप्टीट्यूड। अब जो भाषाई अभियोगिता है उसके बारे में, या बोल सकते हैं अधिगम, जो टीचर है अधिगमकर्ता के अंदर भाषाई अभियोगिता को डेवलप करता है। किसको डेवलप करता है, लैंग्वेज एप्टीट्यूड को डेवलप करता है इस रूल या प्रिंसिपल के थ्रू। अब भाषाई अभियोगिता क्या होती है, या भाषाई योग्यता बोल दो आप, भाषाई अभियोगिता या भाषाई योग्यता बोल दो। तो लर्नर की भाषाई योग्यता को डेवलप करना, टू डेवलप द लैंग्वेज एप्टीट्यूड ऑफ द लर्नर, ये किस में आता है, द प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज एप्टीट्यूड में आता है। ठीक है, अब टीचर लर्नर का लैंग्वेज एप्टीट्यूड किस तरीके से डेवलप करता है दोस्तों, ये डेवलप करता है, या लैंग्वेज एप्टीट्यूड होता क्या है, ये ध्यान देना। लैंग्वेज एप्टीट्यूड होता है टू डेवलप पोटेंशियल फॉर लर्निंग एनी लैंग्वेज। मतलब लर्नर के अंदर इस प्रकार का पोटेंशियल डेवलप कर देना कि वो कोई भी भाषा सीख सके, कोई भी भाषा सीख सके। वो क्या कहलाता है, लैंग्वेज एप्टीट्यूड कहलाता है लर्नर का, अधिगमकर्ता का, कि इस प्रकार का पोटेंशियल या ऊर्जा उत्पन्न कर देना लर्नर के अंदर कि वो कोई भी भाषा सीख सकता है। ठीक है, वो कई प्रकार के ड्रिल्स के माध्यम से ऐसा होता है। अब ध्यान देना कि लैंग्वेज एप्टीट्यूड में कौन कौन से एस्पेक्ट आते हैं, या कौन कौन सी बिंदु हैं जिनको हम सम्मिलित रूप से क्या बोल सकते हैं, लैंग्वेज एप्टीट्यूड बोला जा सकता है। अगर कोई लर्नर है जिसमें फोनेटिक कोडिंग की एबिलिटी है, फोनेटिक कोडिंग की एबिलिटी का मतलब क्या है कि जैसे इंग्लिश में फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन बोल सकते हैं, या फिर इसका सीधा संबंध प्रोनाउंसिएशन से है, उच्चारण, शब्द का उच्चारण और सही तरीके से शब्द को लिखना, और फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन, ये सारा का सारा किसके अंदर आता है, फोनेटिक कोडिंग के अंदर आता है ये। ठीक है, तो इसकी एबिलिटी होनी चाहिए। सेकंड है एबिलिटी टू यूज ग्रामर, और वह लर्नर है ग्रामर को अच्छी तरीके से यूज कर पाए, ऐसी योग्यता होनी चाहिए व्याकरण को। थर्ड है रोट मेमोराइजेशन, उसका रोट मेमोराइजेशन होना चाहिए। फोर्थ है उसमें इनफेरिंग की कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो गहराई में जाए लैंग्वेज रूल्स के और पैटर्न में। तो इस प्रकार की अगर किसी लर्नर में एबिलिटी है तो कुल मिला के क्या है, वो उसमें लैंग्वेज एप्टीट्यूड है। तो इसमें क्या है, लर्नर में लैंग्वेज एप्टीट्यूड डेवलप किया जाता है, और ये किसमें ज्यादा काम में लिया जाता है, हायर क्लासेस के अंदर। ये जो प्रिंसिपल काम में लिया जाता है हायर क्लासेस के अंदर। आई होप आप लोगों को यहां तक समझ में आ गया होगा। रिमेनिंग जो कुछ बच गए उन प्रिंसिपल्स के बारे में और चर्चा करें। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट क्या है, द प्रिंसिपल ऑफ मदर टंग। अब ध्यान देना दोस्तों, यहाँ भाषा की बात हो रही है, इंग्लिश भाषा की, तो मदर टंग यहाँ प्रिंसिपल में किसकी, मातृभाषा की बात होगी, मातृभाषा। तो टीचिंग लर्निंग में क्या मातृभाषा का इंपॉर्टेंस होना आवश्यक है। अगर कोई टीचर मदर टंग के थ्रू पढ़ा रहा है, ठीक है, टीचिंग क्या होती है इसमें, थ्रू मदर टंग। मातृभाषा के द्वारा अगर अंग्रेजी पढ़ा रहा है, मान लो हम हिंदी भाषी हैं, मान लो क्या है तो हिंदी भाषी हैं, तो टीचर क्या क्लासरूम में हिंदी भाषा काम में लेता है अंग्रेजी सिखाने में। तो ये जो प्रिंसिपल क्या कहलाएगा, द प्रिंसिपल ऑफ मदर टंग
कहलाएगा। ठीक है, लर्नर भी क्लासरूम में मदर टंग काम में लेता है, तो ये प्रिंसिपल ऑफ मदर टंग तो इजी है। थ्रू जो भी टीचिंग होती है बोल सकते हैं इट इज द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बेस्ड ऑन मदर टंग। ठीक है, तो मदर टंग के ऊपर बेस्ड होता है इसमें। 20 की बात करें, प्रिंसिपल ऑफ रेमेडियल टीचिंग। रेमेडियल इसको बोला जाता है उपचारात्मक शिक्षण। ये इंपॉर्टेंट है भाई, अलग से भी वीडियो डालेंगे इसके लिए, एक अलग से वीडियो डालेंगे रेमेडियल टीचिंग के बारे में। एक तो डायग्नोस्टिक और रेमेडियल टीचिंग का एक कंप्लीट वीडियो लेके आएंगे। तो प्रिंसिपल ऑफ रेमेडियल टीचिंग क्या होती है, ध्यान देना दोस्तों। कोई बच्चा, कोई टीचर है और टीचर क्लासरूम में अपना टीचिंग परफॉर्म कर चुका है, टेस्टिंग हो चुकी है। ठीक है, टेस्टिंग के बाद में बच्चे के कम स्कोरिंग हुई है, कम मार्किंग हुई है उस लैंग्वेज आइटम के अंदर। टीचर को पता चल जाता है कि इसकी यहाँ कमी है, इस बंदे के अंदर, इस लर्नर के अंदर, इस लैंग्वेज आइटम के अंदर कमी है। तो वो जानना टीचर के लिए वो क्या कहलाता है, डायग्नोसिस कहलाता है। वो प्रिंसिपल ऑफ डायग्नोसिस के अंदर आता है। ठीक है, लेकिन उसको जानने के बाद में जो टीचर क्या करता है, टीचर करता है कि उस कमी को किस तरीके से दूर किया जाए, उसका उपचार कैसे किया जाए। तो इसमें डिफरेंट अप्रोचेज होती हैं, बहुत सारी अप्रोच काम में ली जाती है रेमेडियल टीचिंग के अंदर, कोई पर्टिकुलर अप्रोच काम में नहीं ली जाती है। तो रेमेडियल टीचिंग में क्या होता है, जो डायग्नोस्ड लैंग्वेज आइटम होता है उसमें जो कमी है उसको दूर किया जाता है। ठीक है, टू क्लियर द लैकनेस इन लैंग्वेज आइटम, जो भी कमी है उसको दूर किया जाता है, किसके द्वारा, टीचर के द्वारा। ये क्या कहलाता है, रेमेडियल टीचिंग कहलाता है। ठीक है, अब देखिएगा दोस्तों, प्रिंसिपल ऑफ क्रिएटिविटी एंड सेल्फ एक्सप्रेशन। अब इस प्रिंसिपल या सिद्धांत या रूल के अंदर टीचर टीचिंग लर्निंग में लर्नर्स को इस प्रकार की अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करवाता है ताकि लर्नर्स में क्या बढ़े, क्रिएटिविटी बढ़े। तो इसमें क्या कुछ गेम्स काम में लेगा, क्रिएटिविटी के लिए क्रिएटिव गेम्स खिलाएगा। ठीक है, या कुछ इस प्रकार का लैंग्वेज आइटम देगा कि धीरे धीरे बच्चों में क्या क्रिएटिविटी बढ़े। ठीक है, उनको सेल्फ मतलब इस प्रकार के टॉपिक्स देगा ताकि वो उसके ऊपर अपनी क्रिएटिविटी को क्या फोकस कर सके। तो ये सारा सब कुछ है। क्रिएटिविटी का मतलब होता है सृजनशीलता। ठीक है, सृजनशीलता, क्रिएटिविटी जो क्रिएट करती है, क्या, नया ज्ञान। तो नया ज्ञान क्या, कोई भी बच्चा है अगर क्रिएटिव है तो पुरानी जो लैंग्वेज आइटम है उसको उसमें भी नयापन लाके रख देगा। तो उसी को क्या बोल सकते हैं, क्रिएटिविटी बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं सेल्फ एक्सप्रेशन। अब क्लासरूम में आप लोगों ने भी देखा होगा, अगर आप टीचिंग करवाते हो बच्चों को, तो क्लासरूम में कुछ बच्चे तो क्या अपनी जो फीलिंग्स होती है, इनसाइड फीलिंग, वो आसानी से एक्सप्रेस कर देते हैं, है ना। जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं, बहिर्मुखी होते हैं, और एम्फीवर्ट भी जो रिक्वायर्ड फीलिंग्स होती है वो दूसरों के सामने रख देते हैं। लेकिन बात करें इंट्रोवर्ट स्वभाव वाले बच्चों की, बहुत बड़ी विडंबना होती है उनके सामने कि वो अपनी जो भावनाएं हैं वो अंदर अपने मन में ही छुपा के रखते हैं, वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। तो इस प्रिंसिपल के अनुसार टीचर क्या करता है, बच्चों में क्रिएटिविटी डेवलप करता है। टू डेवलप क्रिएटिविटी बाय डूइंग मैनी एक्ट्स, बहुत सारे एक्ट्स को करते हुए क्रिएटिविटी जनरेट करता है बच्चों में। और टू डेवलप द फीलिंग ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन, अपने आप को एक्सप्रेस करने का जो भाव है वो भी डेवलप करता है बच्चों में। ठीक है, 22 की बात करें, प्रिंसिपल ऑफ सिंपैथी एंड कोऑपरेशन। अब ध्यान देना, प्रिंसिपल ऑफ सिंपैथी एंड कोऑपरेशन। अब कोई भी टीचर क्या होता है, जैसे मान लो एक एग्जांपल दे रहा हूं, अन्यथा मत लेना इस चीज को। कोई टीचर घर से निकला, अब है तो टीचर भी क्या सोशली है ना, सामाजिक प्राणी है। अब वो घर से निकला, पता नहीं घर पे क्या होगी, अपनी खुद की वाइफ से कुछ हो जाए,
फैमिली में किसी को कुछ हो जाए, वो चला गया, कुछ माथा पड़ी होगी मान लो घर पे, और वो स्कूल चला गया पढ़ाने के लिए। अब वहां जा रहा है, और वहां जाने के बाद में अब कोई, हाँ, घर में छोड़ के मान लो एक पड़ोसी सी होगी, और पड़ोसी का बच्चा भी वहां पढ़ने आ रहा है स्कूल में। तो पड़ोसी का बच्चा, तो उसका नजरिया, घर में सुबह लड़ाई हुई पड़ोसी से, पड़ोसी का बच्चा स्कूल में पढ़ने आ रहा है, अगर उसके प्रति भी क्या, वो अगर उसको स्नेह रखना चाहिए, बच्चा है ना, वो पढ़ने आ रहा है वहां पे, एक वो का वो ही स्नेह रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि इसके पिताजी तो सुबह मेरे से लड़ाई कर रहे थे, इसकी माताजी लड़ाई कर रही थी, और मैं इसको क्यों प्यार दूं। तो ये इस प्रकार की टीचर के साथ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि किसी कोई पढ़ा रहा है कहीं पे, इस प्रकार की जगह आपकी पोस्टिंग हो गई, और वहां पे आपकी एक्स का बच्चा पढ़ने आ रहा है, बोला ये तो मेरा एक्स का है, इसको क्या सिंपैथाइज करूंगा, इसके मदर ने तो मेरा दिल तोड़ा था। तो इस प्रकार की फीलिंग्स नहीं होनी चाहिए टीचर की। तो ये प्रिंसिपल यही बोलता है कि जो टीचर की जो फीलिंग्स हैं वो लर्नर्स के प्रति, वो क्या हो, भावनात्मक है, यानी सिंपैथी रखने वाली होनी चाहिए, ठीक है। और बोल सकते हैं कॉपरेट करने वाली होनी चाहिए, कॉपरेट करने वाली होनी चाहिए, ठीक है। तो टीचर की जो फीलिंग्स है वो सिंपैथी वाली होनी चाहिए, किससे, लर्नर्स के लिए, जो भी क्लासरूम में होते हैं, और उनको कॉपरेट करने वाली होनी चाहिए, ठीक है। बात करें 23rd की, प्रिंसिपल ऑफ रिकॉग्निशन इंडिविजुअल एंड प्रिंसिपल ऑफ रिकॉग्निशन इंडिविजुअल डिफरेंस। ध्यान देना, बच्चों, कोई भी क्लासरूम में जो बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, मान लो क्लासरूम में 30 बच्चे हैं, तो 30 बच्चों में कुछ बच्चे तो क्या होते हैं, उनका जो आईक्यू लेवल होता है अच्छा होता है, कुछ का थोड़ा कम होता है, कुछ का और भी कम होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से बच्चों में क्या होता है, जो लर्निंग जो एबिलिटी होती है वो अलग अलग प्रकार की होती है। तो ध्यान देना, इस प्रिंसिपल के द्वारा क्या होता है कि टू नो द डिफरेंस ऑफ लर्निंग एबिलिटी अमंग लर्नर्स, लर्नर्स के अंदर जो भी जो लर्निंग एबिलिटी जो डिफरेंस है, अंतर है, उसकी पहचान करना ही क्या कहलाता है, द प्रिंसिपल ऑफ रिकॉग्निशन इंडिविजुअल डिफरेंस, ठीक है। तो ये टीचर करता है अधिगम लर्निंग डिफरेंस को क्या जान लेता है वो कैसे भी, कि यार ये इसका आईक्यू थोड़ा डाउन है, तो इस तरीके से इसको और थोड़ा ध्यान देके पढ़ा लेते हैं, और कोई मान लो इजी है तो उसको उस तरीके से लैंग्वेज आइटम दे देता है। तो ये है, तो टीचर क्या पहचान कर पाता है, अगर अलग अलग प्रकार की लर्निंग जो कैपेबिलिटीज है लर्नर्स की, वो क्या कहलाता है, रिकॉग्निशन इंडिविजुअल डिफरेंस, ठीक है। 24 की बात करें, प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट। ये ध्यान देना, ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लेते बहुत बार। कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट क्या होता है, ध्यान देना। ये प्रिंसिपल बोलता है कि टीचर क्लासरूम में कोई भी लैंग्वेज आइटम का क्या, जो सेंट्रल जो मीनिंग होता है, जो केंद्रीय भाव होता है, किसी जो मान लो कोई लैंग्वेज आइटम है, उसका केंद्रीय भाव बच्चों को बता देता है, ठीक है, और बता के छुट्टी कर देता है। कुल मिला के छुट्टी का मतलब ऐसे नहीं कि स्कूल की छुट्टी कर दी, कि ठीक है आप इस चीज को समझो, इस जो लैंग्वेज आइटम है इसका ये केंद्रीय भाव है, अब आप अपने तरीके से इसको लर्न करने की कोशिश करो। ये जो प्रिंसिपल है ये बोलता है। तो प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट का मतलब है केवल बच्चों को टीचर क्या कन्वे करता है, जो सेंट्रल आइडिया होता है, ठीक है, जो लैंग्वेज आइटम का, वो ही देता है, ना कि लाइन टू लाइन या वर्ड टू वर्ड जो है उसका अर्थ नहीं बताता है। इसमें सिर्फ सेंट्रल आइडिया या केंद्रीय आइडिया ही बताता है। तो इसको क्या बोला जाता है, प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट कहा जाता है। समझ में आ गया? आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि आपके जो प्रिंसिपल्स हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों। और दोस्तों अब जो नेक्स्ट वीडियो आ रहा है इंग्लिश पेडागोजी में, वो आ रहा है अप्रोचेज के बारे में, और जो भी आगे हैं जो लैंग्वेज डिजेबिलिटीज हैं वो कौन कौन सी, उनके बारे में वीडियोस आने जा रहे हैं। तो दोस्तों इस चैनल को
ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि आपका थोड़ा सपोर्ट है ना मुझे एनर्जी देता है कहीं ना कहीं दोस्तों। इसीलिए मैं आपसे अर्ज करता हूँ कि ये ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को आप इसको शेयर कर सकते हो, क्योंकि ये है तो हेल्पफुल और आपके लिए फ्री भी है और मेहनत भी मैं कर रहा हूँ। तो इसी के साथ विदा लेता हूँ दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।